Morning class, welcome in my video. In the last video, we had already learned about the French Revolution, and today we have to learn about nationalism in Europe. Okay? अब हम लोग नेशनलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चलिए हम लोग कुछ मैप से इसमें कुछ बताया गया है कि अगर आज हम लोग मिड 18 सेंचुरी का अगर मैप उठाएं, तो जैसा आज आप देख रहे हो करंट में कि जैसे ये इटली की बाउंड्री हो गई, जर्मनी हो गई, स्विट्ज़रलैंड, ऐसा जैसा आज है वैसे पहले नहीं था। ठीक है, सब किसी न किसी मोनार्ची के अंदर में था। ठीक है, पूरे यूरोप में पहले कोई कॉमन कल्चर नहीं था, सब अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग ट्रेडिशन, हिस्ट्री, सबका गवर्नमेंट का मतलब सब कुछ अलग अलग था। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको हैब्सबर्ग का दिया गया है, इसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर का, जो कि ऑस्ट्रिया में रूल तो करता था, बट वहाँ के लोग जो थे डिफरेंट रीजन और डिफरेंट तरह के पीपल थे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक अपना ही डायग्राम दिखा रही हूँ। जैसे हैब्सबर्ग के बारे में हमने आपको बताया, यहाँ पे कई तरह के लोग रहते थे, फ्रेंच भी थे, इटालियन भी थे, जर्मन भी थे, कई तरह का इनका कल्चर, लैंग्वेज सब कुछ अलग अलग था, कोई एक जैसा नहीं था सब कुछ। इसीलिए हम इसे नेशन स्टेट नहीं कह सकते थे। ठीक है, सोसाइटी की बात करें तो उस समय यूरोप में दो तरह का सोसाइटी था। ठीक है, जो सोसाइटी था डिवाइडेड इनटू टू टर्म्स। ओके, पहला था एरिस्टोक्रेसी एंड द सेकेंड इज पीजेंट्री था। एरिस्टोक्रेसी को हम लोग कैसे कह सकते हैं, इसे हम लोग समझ सकते हैं इजी लैंग्वेज में, रिच पीपल्स। पीजेंट मतलब जो लोअर पीपल थे, यानी कि लो इनकम पीपल थे। ठीक है, पुअर पर्सन कह सकते हैं। तो एरिस्टोक्रेसी किसे कहते हैं, लैंड ओविंग क्लासेस, मतलब जिसके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, ज़मीन जायदाद वगैरह कह सकते हैं, यानी कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, या फिर मैरिज से मतलब शादी के बाद भी करें। जैसे हमने क्लास 9th में, आपको याद है, हमने बॉबम फैमिली को दिखाया था कि ऑस्ट्रिया के क्वीन से शादी करने के बाद रिलेशनशिप हो गया था। तो इस तरह से भी जो राजा के फैमिली से या रूलिंग फैमिली से जो अटैच है, वो उसको भी हम लोग एरिस्टोक्रेसी के अंदर लेंगे। दूसरा, फ्रेंच लैंग्वेज होती थी इनकी, मतलब मेन लैंग्वेज होती थी। ठीक है, तीसरा स्मॉल ग्रुप, चूँकि काफ़ी रिच है तो इसकी स्मॉल ग्रुप्स होती थी। उसके बाद फैमिली कनेक्टेड टू मैरिज, मैंने जैसे कि पहले बता दिया। अब पीजेंट्री की बात आती है। पीजेंट्री क्या होती है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब इसमें सभी बहुत ज़्यादा होते हैं, मोर पॉपुलेशन है और इनके पास कोई राइट्स नहीं है, कोई लैंड नहीं है। ठीक है, पूरी तरह से पुअर है। ओके, ये इनके अंडर में रहते हैं। उसी समय 18 सेंचुरी में क्या हुआ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में, मतलब यूरोप के सेंट्रल पार्ट जो था, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग जो पुअर लोग थे काम करने के लिए गए। ठीक है, हुआ क्या, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा, मार्केटिंग जैसे जैसे बढ़ी, वे लोग क्या हुए, काफ़ी ज़्यादा इसी इनकम से काफ़ी रिच होने लगे। ये लोग उन पैसों से क्या करते थे भाई, ये तो ऑटोक्रेसी राजा महाराजा थे नहीं, तो ये लोग उससे एजुकेशन लिए। ठीक है, एजुकेशन होने के बाद ये लोग हर एक चीज़ में क्या करने लगे, ये वर्किंग पीपल के सामने, वर्किंग क्लास के सामने, वर्किंग पॉपुलेशन की तरह हमारे सामने है, और इन्हीं को हम लोग क्या कहने लगे, मिडिल क्लास कहने लगे। ये मिडिल क्लास लोगों में कौन कौन थे, एजुकेटेड पर्सन, डॉक्टर, इंजीनियर, ईटीसी, मतलब ये जो लोग थे, और इन्हीं को हम लोग लिबरल नेशनलिज्म कहते हैं। अब आता है लिबरल नेशनल्स। ठीक है, नेशनलिज्म, तो ये जो लिबरल्स नेशनलिज्म है, ये कहाँ से आया। ठीक है, जो आइडियाज़ थे नेशनल यूनिटी की, ठीक है, 19th सेंचुरी में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और ये लोग अपने आइडियाज़ से लाइबरलिज्म हो गए। ठीक है, अपने आइडियाज़ से, क्योंकि ये लोग काफ़ी एजुकेटेड हो गए थे। ये जो लाइबरलिज्म जो है, ये लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है फ्री होना। अब न्यू क्लास लोग जो थे पूरी तरह से लाइबरलिज्म के लिए स्टैंड हो चुके थे। ये लोग चाहते थे, इनके कुछ पॉइंट्स थे, देखिए लेibniz क्या चाहते थे, ये लोग चाहते थे अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम चाहते थे, जो कि अभी इनको मोनार्ची देखने को मिल रहा था, मोनार्ची के अंडर में थे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये लोग चाहते थे कि जो सरकार है वो उनके आगे मतलब पूरी तरह से बराबरी हो। जो अभी हमने सोशल देखा, उनके जो स्टेट को देखा कि 2 पार्ट में डिवाइड थे। ठीक है, तो अब ये लोग चाहते थे उसके आगे अब वो लोग इक्वल हो। ठीक है, गवर्नमेंट विथ पीपल एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ऑटोक्रेसी का ये लोग पूरी तरह से एंड चाहते थे, मतलब जो राजा का शासन है उसको ख़त्म करके यहाँ पे ये लोग डेमोक्रेसी चाहते थे। ठीक, अब इनके कुछ आइडियाज़ क्या क्या थे। ठीक है, इनके 2 तरह के आइडियाज़ थे, एक नेशनल यूनिटी चाहते थे, दूसरा नेशनल लिबरल नेशनलिज्म। ठीक है, बट इनके सामने कुछ 2 समस्याएँ थी
कि ये लोग जो थे अभी अपना ये लोग गवर्नमेंट चाह रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट के लिए इन लोगों को जो डेमोक्रेसी है उसमें जो थे आदमियों को ही अधिकार था वोट देने का, वो भी किसी जो 21 ईयर्स के हों, और फीमेल्स को कोई अधिकार नहीं था ऐसा। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी स्टेट टू स्टेट ट्रेड रिस्ट्रिक्शन था, मतलब सामान एक स्टेट से दूसरे स्थान पे दूसरे स्टेट ले जाने में इनको बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे टैक्स वगैरह और इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। इस तरह से रिस्ट्रिक्शन था, दूसरे स्टेट नहीं ले जा सकते थे, सप्लाई ट्रेड नहीं कर सकते थे। तो इसलिए 1834 में एक कस्टम यूनियन बना था, ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग पर्शिया ने की थी, ठीक है। उसका नाम था जॉल वेरन, ठीक। इसमें बाद में बहुत सारी कंट्री आके, ठीक है, बहुत सारे जर्मन स्टेट्स आके ज्वाइन हो गए। रिज़ल्ट क्या निकला इसका? रिज़ल्ट ये निकला हुआ कि जो भी हमने देखा कि स्टेट टू स्टेट रिस्ट्रिक्शन था वो पूरी तरह से बंद हो गया, ठीक है, टैक्स ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद जो करेंसीज थी, जो काफ़ी ज़्यादा इनको करेंसी की प्रॉब्लम हो रही थी, वो 30 करेंसी के जगह सीधे 2 कर दिया। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इनको हेल्पफुल मिला, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, बट हम थोड़ा सा इजी में समझा रहे हैं। फिर देखिए अब आगे की स्टोरी। अब हम फिर से चलते हैं 1799 से 1850 के बीच में, ठीक है। आपको पता है 1815 में वाटरलू हुआ था, ठीक है, नेपोलियन और प्राग के बीच। प्राग क्या है? पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, ओके, ये याद रखेगा, इजी शॉर्ट फॉर्म है प्राग, पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ओके। इन चारों कंट्रीज़ से क्या हुआ था? नेपोलियन की फ़ाइट हुई थी। ये चारों कंट्रीज़ ने नेपोलियन पर अटैक किया था एक साथ, ठीक। जब इससे हुआ तो नेपोलियन ने पहले इन पर अटैक किया, लेकिन अफसोस ये फिर भी सक्सेस हो गए, ये जीत गए। फिर इन्होंने नेपोलियन पर अटैक किया और नेपोलियन इस फाइट में वाटरलू में परास्त हो गया और ये हार गया, डिफीट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ? ये चारों जो जीत गए, इन्हीं को हम लोग कंजर्वेटिज्म कहते हैं ना। कंजर्वेटिज्म क्या चाहते थे? ये लोग प्रिजर्व करना चाहते थे, ये जो चारों कंट्रीज़ थे, पर्शिया, रशिया, प्राग, मतलब जो भी हैं, ठीक है। तो ये क्या चाहते थे? मोनार्ची चाहते थे ये सब, ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो नेपोलियन तो बहुत कुछ ठीक भी किया था। अब ये चारों चाहते थे, ये मोनार्ची फिर से लाना चाहते थे, फिर से चर्च की जो रूल रेगुलेशन, जो डिक्टेटरशिप जैसे था, वो वापस चर्च की पावर फिर से लाना चाहते थे। सोशल हायरार्की चाहते थे, मतलब जैसे होता है कि वंशानुक्रम जो होता है ना, पावर, वो। फिर उसके बाद ऑटोक्रेटिक फिर से चाहते थे, मतलब कि शासन जो हो सिर्फ एक हाथ में हो, मतलब जो भी है वो खुद हो, किसी और के हाथ में कोई पावर नहीं होना चाहिए, ये प्राप्त चाहता था, ठीक है। ये अब कोई क्रिटिसिज्म नहीं चाहते थे कि इनके कोई अगेंस्ट आवाज़ उठाए। सेंसरशिप बिल ला दिया। सेंसरशिप क्या होता है कि जो भी इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा वो उन्हें जान से मार देंगे, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने क्या किया, यानी चारों कंट्रीज़ ने क्या किया उसी समय? अब भाई तुरंत उसी समय वाटरलू का युद्ध किया था, तो कोई भी चीज़ तुरंत ही करेंगे, कुछ साल बाद तो करेंगे नहीं। 1815 में ही उन्होंने नेपोलियन को हरा करके वहाँ पे ट्रीटी ऑफ वेना साइन कर दिया। इसमें क्या था? बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया, जो कि मोनार्ची था। उसके बाद बाउंड्रीज बना दिया फ्रांस की टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, मतलब उसको फ्यूचर के लिए, उसको एक्सपेंशन के लिए उसको प्रिवेंट कर दिया, बचा लिया। अब 4 कंट्री हैं, चारों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए प्राग में, ठीक है। तो सबसे पहले पर्शिया को देख लेते हैं। पर्शिया को कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज मिल गया वेस्ट पार्ट का, ठीक। फिर आती है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को क्या किया है? पूरे नॉर्थ इटली पर पूरा उसको रूल करने के लिए मिल गया, ठीक। फिर आता है रशिया। रशिया को पूरा पोलैंड ही दे दिया गया। फिर उसके बाद क्या होता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स जो थे, स्टेट को सेटअप किया गया था जो नेपोलियन के द्वारा, अब उनको नेपोलियन के राज से हटा करके वो अपने अंडर में कर लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब आता है द रिविजनरीज। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपने अच्छे से मेरी वीडियो को समझा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कंसल्ट करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।